अपनी ट्रेन तो भाई यही है, लेकिन इनका सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा और है। एक साहब आए और कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। भाई साहब, ये है सर्बिया। पूरे बाल्कन्स कंट्री का जो दुबई है ना, वो सर्बिया ही है। और ये कोई 50-60 साल पुरानी ट्रेन थी। पहली मरतबा कह रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तानी ट्रेन उससे बहुत अच्छी है। तो मैं वहाँ टैप करने लगा तो यहाँ पे एक सर्बियन भाई थे, तो उन्होंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है, ये फ्री है। इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि पंजाब की कोई पुरानी सी हवेली है। ओह माय गॉड, ए किथे आ गए भाई। आज यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग होने लगी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। पिछली वीडियो ज़रा लंबी हो गई थी, तो मैंने कहा चूँकि हम जा रहे हैं मॉन्टेनिग्रो से सर्बिया, तो ये वीडियो ज़रा अलग से बनाएं ताकि इसमें हम ये पूरी ट्रेन जर्नी जो है तकरीबन कोई आई थिंक 11 घंटे की ये हमारी जर्नी होगी पूरी। और इसमें हम इस ट्रेन के मतलब आपको बतलाएंगे, इसका जो मैंने टिकट ली उसकी प्राइस कितनी है, वो सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। और आई थिंक मुझे नहीं लगता ये ट्रेन है, क्योंकि मेरी टिकट के ऊपर बोगी नंबर है 13। तो अगर कोच नंबर 13 है तो इसके तो मेरे ख्याल 9 या 10 डब्बे हैं सारे। तो मैं अभी थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। 45 मिनट है मेरी ट्रेन में, यही है या कोई और, देखते हैं और इनकी क्लास देखते हैं कि यहाँ मॉन्टेनिग्रो रेलवे कैसी सर्विस देती है। ट्रेन तो भाई यही है, लेकिन अभी जो है पूरा अंधेरा है। या मैंने इनसे पूछा है तो भाई साहब ने क्या है, ओके थैंक यू सर, दिस वन। चलें जी, ये इन्होंने बताया कि ये आपकी तो अपनी ट्रेन तो भाई यही है, लेकिन इनका सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ना इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं सीट के, ना कोच के। तो भाई साहब ये जो बाहर खड़े, इनको मैंने टिकट दिखाई तो उन्होंने मुझे एक नंबर असाइन करके इसके अंदर ये आखिर पे एक बेड जो है वो बता दिया कि ये आपका है। तो मैंने कहा ओके। अभी बिल्कुल अंधेरा है, मेरा ख्याल जब ये टाइम होगा डिपार्चर का उसी वक्त फिर ये लाइट्स वगैरह सब कुछ ऑन करेंगे। अल्लाह करे करें, वरना अंदर तो बड़ा खौफ आ रहा था भाई। लें जी, सफ़र तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारी इस कैबिन की लाइट अभी तक नहीं आई। ओ भाई सब देखने आ गए, थैंक यू वेरी मच भाई। लेकिन इस ट्रेन के अंदर ना कोई भी प्लग नहीं है, मोबाइल कैसे चार्ज करना है उसका भी जुगाड़ करते हैं अभी कोई। वहाँ से तो भाई चले और सो गए, कुछ खास था नहीं यहाँ पे दिखाने को। तो अचानक से आँख खुली और देखा कि हम एक स्टेशन पे हैं और एक साहब आए और कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा यार ये क्या, हम पहुंच गए। तो पता चला हम पहुंचे नहीं हैं। यहाँ पे एक स्टेशन है जो कि मॉन्टेनिग्रो का लास्ट स्टेशन है, और इसी के ऊपर दोनों तरफ की इमिग्रेशन आई। और इसी ट्रेन के अंदर मैं अपने अभी लेटा हुआ उसी जगह पे। तो यहीं पे उन्होंने जनाब चेक किया, स्टैम्प किया, और ये हमारी इमिग्रेशन हो गई। तो मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। मैं सोच रहा था किसी दिन ये भी होगा कि प्लेन में ही सफ़र कर रहा हूँगा और वहीं पे जनाब इमिग्रेशन होगी प्लेन के अंदर ही, और फिर आगे। खैर मुझे बहुत नींद आई हुई थी अभी भी। मैंने कहा बस रिकॉर्ड कर लो और बाकी की स्टोरी बाद में। स्टेशन बहुत खूबसूरत है ये वाला। भाई साहब ये है सर्बिया, और सर्बिया हम अपने टाइम के मुताबिक पहुंच गए थे यहाँ पे। इतना खूबसूरत इनका ये रेलवे स्टेशन है। मैं कहता हूँ कि इन पूरे बाल्कन्स कंट्री का जो दुबई है ना, वो सर्बिया ही है। अभी एक नॉर्थ मैसिडोनिया रहता है, वो मैंने देखना, लेकिन यार बहुत खूबसूरत है ये। और इनकी ट्रेन्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं जो यहाँ पे सर्बिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। हम जिस पे आए हैं ना, ये वाली थी भाई साहब मॉन्टेनिग्रो की, और ये कोई 50-60 साल पुरानी ट्रेन थी। ना उसके अंदर वाईफाई तो क्या ही बात करनी, प्लग भी नहीं था ये मोबाइल चार्जिंग का। तो मैंने इसलिए कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, आईफोन की बैटरी थोड़ी थी। अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे पहले तो ज़रा देखता हूँ कोई चार्जिंग पॉइंट, और उसके बाद यहाँ से निकल के बाहर चलूँगा अपने हॉस्टल की जाने। बाहर जाने से पहले मैंने कहा कोई करेंसी एक्सचेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हर जगह पे कार्ड एक्सेप्टेड नहीं भी होता। तो इनका चलता है सर्बिया का दिनार। सर्बियन दिनार एक US डॉलर के बदले इस वक्त है 110 का, ठीक है। और जो पाउंड है मेरे पास वो 137। तो मतलब ये है कि ये अल्बानिया से थोड़ा सा डाउन है। वो $1 का 97 मिल रहा था, और ये $1 का 110 मिल रहा है। ये रहे भाई सर्बियन दिनार 2000, 2000, 110, 10, 10। तो मैंने 30 पाउंड चेंज कराए हैं, तो मुझे इसने 4000 और 100 समथिंग, आई थिंक 137 या 38 बनते हैं। तो ये मैंने कहा आपको दिनार भी दिखा दूँ। पिछले मुल्कों में करेंसी आपको दिखाई नहीं, एक जगह तो यूरो था और एक जगह उनका अल्बानिया का अपना चलता था।
इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिटी की वाइब भी बड़ी अच्छी आ रही थी। ये सिर्फ एक ट्रेन स्टेशन है। तो मेरी अंदर ना सर्बियन से बात होने लगी, एक बंदा मिल गया तो कहने लगा कहाँ से आए हो? मैंने कहा अभी यूके से आया हूँ। तो कहने लगा ओ नाइस, तुम वहाँ सेट हो जाओगे, वापस नहीं जाओगे? मैंने कहा नहीं यार मैं तो जाऊँगा। कहता क्यों? पाकिस्तान से तो लोग वापस नहीं जाते। कहता है इवन कि मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ सेट हो जाऊँ। तो मैंने कहा यार आप तो बड़े अच्छे, मतलब मुझे लग रहा था कि बड़े कंट्री है, बिल्डिंग, रोड्स, ये वो। तो कहने लगा नहीं नहीं भाई, हम यहाँ पे ना बहुत तंग है, तो हम भी यूके वगैरह मूव होना चाहेंगे। मैंने कहा लो जी, इन्हों दे मैं की अज्यूम किया सी जेन च कि आप बड़े सौखे होने ने, इंज होना, लेकिन वो साढ़े तो भी ज़्यादा तंग लगे फिरते। लेकिन यार ये वाइब्स बहुत अच्छी है सिटी की। कम से कम यहाँ से जो इब्तदा हुई है ना, ये तो बहुत आला है। और उस तरफ मुझे बता रहा है कि एक बस है, वो हमें लेके जाएगी सिटी सेंटर। ट्रेन का रिव्यू मैं देना चाहता था जिससे मैं आया, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यार उसमें रिव्यू देने लायक कुछ भी नहीं था। तो आपको डराना ही था, मैं जितना डरा लेता कि ये ऐसी वैसी। मतलब पहली मरतबा कह रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तानी ट्रेन उससे बहुत अच्छी है। सिर्फ उसके ये है कि क्लीन शीट दे रहे थे आपको, तकिए का एक कवर था बिल्कुल क्लीन था, ब्लैंकेट जो ऊपर लेना वो बहुत साफ़ था। इसके अलावा उसका जो सिस्टम था ना, वॉशरूम भी गंदे, सारा निज़ाम गंदा। तो उस हवाले से कुछ भी नहीं था कि मैं आपको दिखाता, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मज़े से सोया, मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं किया कि भाई चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी। तो अभी यार ये 41 नंबर पे हमने जाना है और 41 नंबर आ रही है यहाँ इस स्टेशन के ऊपर। तो चलते हैं। ये कौन सी है? ये 3A है, ये कोई और। अच्छा ये क्या सीन भाई, ये भी इलेक्ट्रिक चलती हैं ट्रेन की तरह। ये देखिए ऊपर इनके वो लगे हुए। वाह यार, बस में सवार हो गया और ये इसकी ना वो टैप मशीन थी, तो मैं वहाँ टैप करने लगा। तो यहाँ पे एक सर्बियन भाई थे, तो उन्होंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है, ये फ्री है। मैंने कहा पाइन दूजा सरप्राइज, इन्नियाँ खुशियाँ हेठ होते ही देती जा रहे हो। तो मतलब ये कह रहे हैं ये अभी फ्री चल रही है, कोई इसके ना पैसे वैसे नहीं है, सबके लिए है। तो शहर दे विच सारी होएगी तो फिर इनू इस्तेमाल करेंगे। हमारा प्लान था, हमारे एक दोस्त रात को आ रहे, तो उनका और हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे एक कार ले लेंगे 2 नाइट्स के लिए। लेकिन अगर ये फ्री है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो फिर यार कार भी क्यों लेनी। और रश देख रहे हैं आप कितना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो फिर भी कहीं ना कहीं से गुजर जाती है। इन बसों के ऊपर ये बड़ी बड़ी स्टिक्स देख के ना वो याद आ जाता है जो शादी ब्याह पे पैसे लूटने वाले होते हैं ना, या फिर जो पतंगे लूटने वाले होते हैं, उनके पास ऐसी बड़ी बड़ी स्टिक्स होती हैं। लेकिन यार ये बहुत ओल्ड सिस्टम है इनका, बहुत ओल्ड है। अब बसों की हालत देखें, लेकिन पूरे सिटी के अंदर अब ये होता है कि अपने शहर को अगर बचाना है किसी ने आलूदगी से, तो भाई इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक बसेस चलाते हैं और पता नहीं कितने सालों से चल रही हैं। कमाल है कि इन्होंने अभी तक इसको बरकरार रखा हुआ है। हम जिस सिटी में हैं इसका नाम बेलग्रेड है और ये सर्बिया का कैपिटल है इस वक्त। और मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि यार ये मतलब इस बाल्कन्स में ये बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही एक माइटी और मैसिव इसका इम्प्रेशन पड़ रहा है इसकी बिल्डिंग्स और निज़ाम को देख के। तो उसकी वजह ये है कि कभी ये पूरा इलाका मॉन्टेनिग्रो, ये अल्बानिया, कोसोवो, ये सारे का सारा नॉर्थ मैसेडोनिया, ये सब सर्बिया ही हुआ करता था। तो बाद में ये सारी सेपरेशन हो गई, लेकिन चूंकि ये इकट्ठे थे और तब भी कैपिटल मुझे लगता है कि यही बेलग्रेड होगा, जिसकी वजह से यहाँ इतनी ज़्यादा तरक्की हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप ये देखें ना, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, ये सिस्टम कितना पुराना है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं और जगह जगह आपको जो स्टैचूज़ मिलते हैं वार हीरोज़ के और लीडरान के। तो ये तो भाई साहब सब शहरों को पीछे छोड़ गया। तो इस वजह से, क्योंकि ये बेलग्रेड जो था, ये समझ लें इस पूरे खित्ते पे जैसे हिंदुस्तान हुआ करता था ना किसी वक्त, मुत्तहदा हिंदुस्तान, तो फिर उससे बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, कई और मुल्क बनते रहे। इस तरफ चलते हैं यार, ये रास्ता भी जाता है, ये खूबसूरत है। तो ये भी कभी ऐसे ही गढ़ हुआ करता था पूरे इलाके पे। ये सारे सर्बियंस ही थे पहले, फिर ये आखिरकार तब्दील होते गए। बिल्डिंग्स आप देखिए यहाँ पे कितनी हिस्टोरिकल और पुरानी पुरानी बिल्डिंग है। हर एक बिल्डिंग की अपनी कहानी होगी यहाँ पे। कहीं ये रेस्टोरेंट बड़े खूबसूरत हैं, तो कहीं इस बैंक की बिल्डिंग को देखिए, लगता है कि किसी हॉलीवुड की मूवी में ये सीन आया होगा इस बैंक का, ये इतना खूबसूरत। और वो सामने एक हिस्टोरिकल चर्च है इनका, उसके मुतालिक भी बतलाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे मुसलमान कहते हैं अक्सरियत में नहीं है लेकिन बहुत कम है। ज़्यादा आबादी यहाँ की क्रिश्चियन है। इसको रेनोवेट भी कर रहे हैं पूरा, इस जितने भी ये स्ट्रीट है ना, ये सारी टूरिस्ट प्लेस हैं, उसको रेनोवेट कर रहे हैं
और ये पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स जो अब बैंक्स, डेफिनेटली ये बहुत महंगी बिल्डिंग है भाई, जितनी पुरानी है उतनी ही वो अहमियत की हामिल है, उसकी कीमत ज़्यादा है। तो बैंक्स और बड़े बड़े इदारे ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं कि उनके पास हो। सर्दी यहाँ पे भी ऐसी है कि हाथ जो हैं वो फ्रीज़ हो रहे हैं मेरे, ये देखिए हाथों की हालत। लेकिन क्या करें, वीडियो तो बनानी है ना। वो वहाँ पे उस रिवर की बिल्कुल कॉर्नर पे मेरा हॉस्टल है और मैं चल के चेक इन करके देखता हूँ अभी भाई वो इस वक्त चेक इन देते हैं या नहीं देते, क्योंकि अभी तो टाइम कितना हुआ है, 9 भी नहीं बजे, तो चेक इन टाइम होता है 12 बजे। चलो वहाँ पे बैठ के कोई थोड़ा बहुत काम कर लेंगे तब तक। पता नहीं ये चर्च ही है या कोई और बिल्डिंग, क्योंकि ये भी 2 पार्ट्स में, एक इस तरफ है और दूसरा वो, और इसके बिल्कुल सामने। अच्छा, आज यहाँ पे इन्होंने बताया था मुझे कि कोई भी हमारी रिसेप्शन नहीं है यहाँ पे, अगर आओगे तो कैसे रब्ता करना है। ये देखिए, ये उसने अपना कोड बताया था कि ऊपर लिखा होगा ची, तो ची पे आपने हमसे रब्ता करना है, लेकिन वो रब्ता ची पे कैसे होगा उसकी ये तो बंद है इस वक्त, तो मेरे पास तो आई थिंक वो भी नहीं चल रहा ना इंटरनेट। तो खैर इनको फ़ोन करके तो नहीं, ये देखिए इनका बिल्कुल ये लिखा हुआ है ची, इस पर मैं रब्ता करूँगा, इसको प्रेस करूँगा, तो अब देखते हैं क्या कहते हैं। फजूल खर्ची से बचना और वसाइल को ज़ाया न करना इंसान को हमेशा फ़ायदा देता है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने ये कैप पहन ली। स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अल्बानिया में मैंने इसी सिम के ऊपर जो यूके सिम है इंटरनेट लगा लिया। वहाँ से जब मैं निकलने लगा मैंने कहा मोंटेनिग्रो में तो ये चलना नहीं है, तो क्यों ना ये इंटरनेट सारा ज़ाया कर दूँ। 1 GB यूज़ हुआ था, 1 GB पड़ा था। मैंने कहा यार क्यों ज़ाया करना, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो चलने दो। तो मैं वो 1 GB लेके यहाँ आ गया अभी बेलग्रेड के अंदर। तो वहाँ पे मैं हॉस्टल के इंतज़ार कर रहा था, मेरे पास इंटरनेट थे। अचानक मुझे याद आया कि सिम चला के तो देखो, मैंने इनसे बात करनी। तो भाई साहब वो बाद में मैंने जब सिम चलाई तो वो पैकेज जो अल्बानिया में किया था वो यहाँ भी चल रहा है। तो आप पीछे स्टोरी का जो एक हासिल है वो ये है कि मैं अगर इसको उधर ही ज़ाया कर देता तो मुझे यहाँ पे दोबारा से पैकेज करना पड़ता, और मुझे चूँकि ज़ाया करने की ज़रूरत भी नहीं थी, मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए था, तो मैंने कहा यार पड़ा रहने दो, खैर है। तो वसाइल जो है ना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं जी 10 बजे हमारे रिसेप्शन पे कोई हजरात आएंगे, तब तक आप ज़रा घूमे फिरें। मैंने कहा मैंने भी नाश्ता करना, भूख लगी है, तो नाश्ता करके फिर चलते हैं जनाब वापस। ब्रेकफास्ट के लिए 2 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल थी हलाल फूड में, एक तो एक टर्किश रेस्टोरेंट और एक ये अरेबिक था, अफीफ़ा हलाल फूड। तो मैंने कहा यार ये अरेबिक टेस्ट करते हैं, यहाँ पे फलाफिल वगैरह, लेकिन यहाँ आया तो पता चला कि ये बंद है। इंटरनेट पे वैसे ये शो कर रहा था ओपन है गूगल मैप पे, लेकिन मैंने कहा अब दोबारा टर्किश की तरफ ही जाना पड़ेगा। जिससे मैं बच रहा था उसी की तरफ बच इसलिए रहा था क्योंकि कल रात मैंने वो तुर्कियों का खाना ही खाया, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट में क्या होगा। लेकिन भाई ये गेम है, सिचुएशन है ट्रैवल की, आपको इसके साथ साथ चलना पड़ता है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि काश वो खुला हो, दुआ कर रहा हूँ कि कुछ ब्रेकफास्ट भी करना है, वरना रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। हलाल में ये 2 ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो अभी तलाश करता हूँ, वही साहब उधर ही जाके खाते हैं। वेलकम बैक। हॉस्टल में चेक इन कर लिया था, उसके बाद कुछ आराम किया और अभी बाहर निकला हूँ शहर घूमने। हॉस्टल का रिव्यू अभी नहीं दे रहा क्योंकि वो 2-3 चीज़ें हैं, पहले देख लूँ क्या सीन होता है, उसके बाद देखेंगे। सामने ही जब मैं अभी निकला तो ग्रैंड इनका चर्च है यहाँ पे, वहाँ गया, उसके अंदर बड़ा ही उसको भी ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ था, और इस तरह था जैसे इन्होंने भी सोने के पानी या सोने की परतों से अंदर डेकोरेशन की हुई है। तो उसके बाद जनाब अली वहाँ से निकलता हुआ इन खूबसूरत मनाजिर को देखता मैं अभी आया हूँ यहाँ पे। एक बहुत बड़ा पार्क है, अभी तक गूगल मैप में मैं जो देखे हैं ये एक दरिया है, साथ में दरिया का नाम दनूब या इस तरह का कुछ है, तो दरिया के बिल्कुल किनारे पे। और बड़ी सिमिलरिटी है इसकी लंदन जैसे, लंदन में जिगजैग रिवर चल रहा होता है ना, तो यहाँ भी इस तरफ रिवर है, वो अभी हम जाते हैं थोड़ी देर बाद। मैंने कहा ये चलते हैं पहले इस पार्क के अंदर, और इस पार्क के अंदर थोड़ा सा विज़िट करते हैं। यहाँ पे बेशुमार किस्म के म्यूज़ियम है, इसके अंदर ही ज़ू है और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वो सारा मतलब अब अगर इसको चलना शुरू कर देना तो आपको हो सकता है कि कोई 2 घंटे लग जाएं, ये पार्क ख़त्म ना हो, इतना बड़ा है ये। इस पार्क के अंदर यहाँ बिल्कुल सामने ये जो आप देख रहे हैं बेलग्रेड फोर्ट्रेस है, जो कि आज बंद है। इसके अलावा यहाँ पे एक इनका मैरीटाइम म्यूज़ियम है, इस तरफ हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, वो सारे बंद हैं। तो मैंने अपने
होस्ट से पूछा कि ऐसा क्यों है, आज तो मंडे है। तो कहने लगा कोई त्यौहार भी नहीं है। उसने कोई ख़ास टर्म एक बताई जो इनके कल्चर में है कुछ, तो उसमें बताया कि आज सारी चीज़ें बंद है, सिर्फ कोई एक ही म्यूज़ियम उसने बताया था कि वो ओपन है। खैर उधर हम नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ शाम का ये वक्त एंजॉय करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अब ज़रा मैं इसको वाइड एंगल में करता हूँ, देखिए यहाँ ये लोग बैठे हैं और वो वहाँ से शुरू हो रहे हैं दूर से। तो यहाँ पे चलते हुए ये, और यहाँ आपको ये सारे ब्रिजेस जो हैं नज़र आ रहे हैं इस दरिया के ऊपर। और ये जो बिल्डिंग है ना, इसने मुझे बड़ा मुतासर किया कि शेप देखें जैसे बोतल को उल्टा किया होता है। क्या कुछ इसी तरह का नाम होगा इसका, क्या है नाम है, पढ़िए ज़रा, BW। चलें इसको सर्च करेंगे कि ये क्या भला है। और यहाँ लोग बैठे हैं जनाब और इन्जॉय कर रहे हैं सनसेट। आज इतना अच्छा नहीं हो सकेगा क्योंकि मोंटेनिग्रो की तरह यहाँ भी बादल ही हैं, लेकिन सर्दी ज़्यादा वहाँ से। बेलग्रेड फोर्ट्रेस का ये हिस्सा जो दरिया की तरफ है, ये अवाम के लिए खुला हुआ है और लोग आ जा रहे हैं। और यहाँ इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि पंजाब की कोई पुरानी सी हवेली है, क्योंकि ये वही ईंटों से बनी हुई है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। और यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक तोप नज़र आ रही है जो कि डेफिनेटली इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे नस्ब की होगी। तो अभी हम यूं ही आगे चलते हुए वो उस तरफ जाएंगे अगर वहाँ पे एक्सेस हुई, और वो सामने सर्बिया का एक बहुत बड़ा फ्लैग नज़र आ रहा है। और भाई साहब एक यहाँ पे क्या माहौल इन्होंने बना रखा है यार। जैसा मेरे होस्ट ने बताया था कि ये फोर्ट्रेस आज बंद है, तो वैसे तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर जगह लोग हैं और शायद हो सकता है कि वो वाली बिल्डिंग जो यहाँ नज़र आ रही है ये बंद हो, लेकिन इस बिल्डिंग की या दीगर बिल्डिंग्स की किसे परवाह जब आपको सीन्स यहाँ पे ऐसे मिल रहे हैं। ये देखिए सुभान अल्लाह, वो जो दरिया जैसे मैंने आपको कहा लंदन की तरह ऐसे ये घूम के आ रहा है। और इस तरफ दो पार्ट हो गए इसके, एक वो सामने चला गया और एक ये। और इस जगह पे ये सामने है द विक्टर मोनामेंट है। द विक्टर का इनका कोई नेशनल हीरो है। और आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये कब का बना हुआ है। मैंने इसकी अभी हिस्ट्री पढ़ी और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये इतना पुराना। मैंने सोचा 1990-95 या 1980 में बनाया गया होगा, लेकिन भाई साहब ये पूरा 100 साल इसे होने वाले हैं। 97 ईयर्स हो गए हैं। 1928 में इसको बनाया गया। विक्टर साहब का यह मुजस्समा है, हाथ में गालबन तलवार पकड़ी हुई है उन्होंने, और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे ये दरिया। विक्टर साहब के एक हाथ में तलवार है और दूसरे में एक परिंदा है। ये शिकार के लिए है या फिर खुराक की अलामत बताई गई है। और इसके बिल्कुल सामने ये है एक चौकी जो इस ऊंचे से किले की एक तरफ बनाई गई है नज़र रखने के लिए। और आई थिंक हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ ये लड़के लोग चल रहे हैं और ये कोई गंदा कर गए इधर यार। यहाँ मैंने देखा है कि वो ना छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब हैं तो नौजवान ही, तो वो कल्चर बड़ा आम है यहाँ पे ना। कहीं भी खड़े होके तो वो जनाब वाली मौज मस्तियाँ कर रहे हैं और बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, कहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। जैसे वो यूके के अंदर नहीं होता, पब नाइट के बाद लड़के लड़कियाँ सड़कों पे गिरे होते हैं, पड़े होते हैं और बड़ा एक काबिल तर्स हालत में होते हैं ना। तो यहाँ भी कुछ वैसे सीन चल रहा है। खैर हर किसी का अपना कल्चर, अपनी रिवायतें, अपने तौर तरीके, तो उनको ये सूट करता है तो वो इसी से जीते हैं। खैर मैं आपको ये बता दूं यार, ये एक तो है इस फोर्ट्रेस का जो मैप है ना, ये उसको उसकी अलामत के लिए ये आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है एक रोमन वेल, रोमन बहुत पुराना है, रोमन वेल है। और उसके बिल्कुल साथ ये किंग्स गेट इसको बोलते हैं। यहाँ से बादशाह सलामत जो हैं वो दाखिल हुआ करते थे। और इसके वो दूसरी तरफ जहाँ से हम अभी आए हैं ना, वो रास्ते पे साथ चलते हैं। तो ये है इसका, वो भी एक कोई म्यूज़ियम है या कोई क्लॉक टावर है, उस तरफ भी चलते हैं। फोर्ट्रेस के जनूबी हिस्से में ये है साहत गेट, जो कि इसके अपर टाउन की एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल होता था। यानी इस फोर्ट्रेस के अंदर भी लोअर टाउन, अपर टाउन मुख्तलिफ सेक्शंस थे। और ये अपर वाला डेफिनेटली होगा किंग के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ से अभी हम अंदर दाखिल होते हैं इस तरफ और इसके अपर टाउन को देखते हैं। और ये साहत टावर इससे बोला जाता है। और इसके पूरे फोर्ट्रेस के इर्द गिर्द कई जगहों पे खंदक खोदी गई है, वो भी इसीलिए कि बहुत चौड़ी और बहुत गहरी है, ताकि जो दुश्मन थे वो इंटर ना हो सके। लेकिन इसमें ये देखा कि जगह जगह ये
तोपें पड़ी हुई हैं, और जो जदीद उस ज़माने के एक रेवोल्यूशनरी दौर का जो असला एक आया था ना, तलवार और घोड़े से हटके जो जंग शुरू हुई थी, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वो सामने भी वहाँ इसी तरह की तोपें रखी हुई हैं। ओह माय गॉड, ए कित्थे आ गए भाई, ए तो बहुत जदीद आ गया, टैंक्स भी आ गए ने। और ये देखिए इस तरफ ये मिसाइल्स भी आ गए, और ये ऊपर वो पुरानी छोटी छोटी तोपें रखी हुई हैं। ये इस तरह फोर्ट्रेस की मुंडीर पे रखी जाती थी, और जो करीब आने वाली फ़ौजें थी उन पे फायर किए जाते थे। साहत गेट के पीछे डायनासोर पार्क भी है, लेकिन आज ये एंट्री बंद है इसकी। और उसके बिल्कुल साथ ये अभी कोई रिहायशी बिल्डिंग लग रही है जिसके अंदर अभी भी लोग हैं। और ये इस फोर्ट्रेस का सबसे ऊंचा पॉइंट यही बिल्डिंग है जो सामने नज़र आ रही है आपको। तो यहाँ से भाई साहब हम चलते हुए जाएंगे दोबारा उसी नॉर्थ की जानिब जहाँ से हम इस फोर्ट्रेस में एंटर हुए थे। आज यहाँ किसी फ़िल्म की शूटिंग होने लगी है और उसके लिए इक्विपमेंट शुरू हो गए हैं। देखिए ज़रा, ये वो वाइट, उनका जो लाइट बढ़ाने के लिए एक वाइट शील्ड होती है वो है, और यहाँ डायरेक्शन चल रही है अभी कि कैसे सीन शूट करना हमने। ये देखें बहुत सारा इक्विपमेंट आ गया है भाई। इनके पास जो एक कैमरा होता है ना, बिलीव मी कि वो कैमरा जो है 30-30, 40-40 लाख रुपए से शुरू होता है, और वो 1 करोड़ 2 करोड़ ये तो मामूली बात है ना, इससे भी बहुत महंगे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के वो कीमती होते हैं। ये सारा वो सेट कर रहे हैं सीन, यहाँ पे वॉक होगी और ये शूटिंग होगी। किसी फिल्म का है, इनके अपनी ज़ुबान में लिखा था, उसमें मुझे तो वो फिल्म ही समझ आई। ये इस तरफ ये देखिए, ये माइक ऊपर आई थिंक इनका, और ये एक ट्रॉली सी रखी हुई है। तो आज यहाँ पे फिल्म की कोई शूटिंग चलने वाली। वाह, हर तरफ से कवर कर रहे हैं। कोई एक आध सीन होगा मैक्सिमम यहाँ पे, और उसके लिए देखें आप किस कदर वो मेहनत कर रहे हैं। ये पता नहीं क्या कुछ इन्होंने, हम तो प्रोडक्शन मोबाइल और लैपटॉप से चल रहे हैं, बड़ी इजी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल है। हेलो, यहाँ आई थिंक सीन शूट होने, और ये पूरा कवर कर रहे हैं इस तरफ से। कोई ये भी लाइटिंग के लिए कोई इनका स्ट्रेटजी होगी, या बिल्कुल इसकी हो सकता है यहाँ पे आके कोई उसकी एंडिंग होनी हो। फोर्ट्रेस की सैर तो भाई होगी पूरी। अब ज़रा ये डाउनटाउन देख लें यार। रेड हो गया सिग्नल मेरा, और मैं जा रहा हूँ डाउनटाउन की तरफ। साथ ही मेरा हॉस्टल है यहाँ पे। और आपको ना सबसे पहले यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। सुबह नाश्ते का सीन ये हुआ कि तुर्क रेस्टोरेंट के ऊपर भी कुछ ख़ास था नहीं, तो मैं यहाँ पे फिर आ गया। कौन सी है ये कॉफ़ी, क्या बोलते हैं उसको यार, वो स्टारबक्स नहीं है, हाँ वही स्टारबक्स। तो मैं इधर आ गया, और यहाँ फिर सुबह मैंने यहाँ पे चाय और सॉरी कॉफ़ी, और इनके साथ वो इनकी एक ब्रेड सी थी, उससे किया था ब्रेकफास्ट। अब यहाँ ये एक तो मॉल है, और दूसरा यहाँ पे वो मार्केट्स हैं, डाउनटाउन स्ट्रीट है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो किस तरफ चलें मैं थोड़ा फ़ैसला करता हूँ किस तरफ जाना है, मॉल या फिर डाउनटाउन में। फिर आपको कुछ दिखाते हैं। मॉल वगैरह तो यार जाते ही रहेंगे, पहले आपको ये सिटी सेंटर दिखाते हैं, इसकी स्ट्रीट्स और यहाँ की रौनकें। एक बड़ी अजीब बात आपको बताऊँ, मैंने जो करेंसी एक्सचेंज कराई थी ना वहाँ से, रेलवे स्टेशन से, उसका रेट अच्छा था। सुबह में आया, यहाँ मैंने करेंसी दोबारा एक्सचेंज कराई, क्योंकि हमारे एक दोस्त भी आ रहे हैं। अगर वो आ गए तो आपकी मुलाकात उनसे करवाता हूँ। तो यहाँ से मुझे रेट कम मिला बनिस्बत रेलवे स्टेशन के रेट के। ये शायद इसलिए क्योंकि एक तो यार ये मेन गढ़ है, अगर मेन गढ़ भी है तो सस्ता होना चाहिए। ये चिकन बॉक्स, इसकी बड़ी रिव्यूज़ सुने थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है हलाल है या नहीं। तो शहर के अंदर है तो इसे सस्ता होना चाहिए, लेकिन शायद ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना ये सारे पब और बार और इस तरह जहाँ पे लोग बड़ा पैसा ज़ाया करते हैं ना, तो इसलिए शायद ये रेट यहाँ पे ज़्यादा है। हाँ, इस तरफ से मैं सुबह आया था, चलते हैं इस तरफ। लेकिन ये बता दूँ आपको, यहाँ पे आपको एक टर्किश रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा। चिकन बॉक्स के साथ मनी चेंजर भी है, और साथ में ये टर्किश रेस्टोरेंट भी यहाँ पे है। चलें यार, ये कौन बंदा कोई कर रहा है, या वैसे कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है रिकॉर्ड पे? अगर कोई बंदा खुद कर रहा है तो ये सीन बड़ा एंजॉय करने वाला होता है, ये जो म्यूज़िक बजा रहे होते हैं ना। जी भाई साहब, ये खुद ही म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम भी है इनका। वाह,
लो जी भाई ना LC वकीकी भी इतने है, बहुत अफोर्डेबल और ज़बरदस्त प्राइसेस पे अच्छी चीज़ें इनके पास होती हैं। तो मुझे चाहिए एक पेयर ऑफ शूज़ फॉर वॉशरूम यूज़, क्योंकि मेरा आज जो है वो रह गया भाई उसके अंदर, ट्रेन के अंदर। तो शूज़ देखता हूँ यहाँ से। डिनर बनाने के लिए मैं आया हूँ यहाँ मैक्सी, ये एक बहुत बड़ी सुपर स्टोर चेन है। यहाँ पे आज ट्राई करते हैं हलाल चिकन, अगर मिल जाता है फ्रोज़न या कोई सा भी, तो हलाल चिकन लेते हैं यहाँ से और उसको बनाते हैं, साथ में रोटियाँ देखते हैं। इस शेल्फ़ के अंदर ये कंपनी है जो हलाल आपको प्रोवाइड कर रही है, नेचर प्रॉमिस नामी ये कंपनी, और इसका ये हलाल सर्टिफिकेशन का टैग लगा हुआ है। तो मैं यही बाय करता हूँ और देखता हूँ अगर कुछ और बीफ में या कोई और मीट में मिला तो वो भी लूँगा।